चैप्टर 7 नॉन करंट एसेट्स एक्विजिशन एंड डिप्रिसिएशन। बेस चैप्टर के अंदर हम लोग जब एक एसेट को एक्वायर करते हैं उसकी बात होगी। एंड देन अगर हम लोग उस एसेट को कौन से प्राइस पे मेजर करते हैं तो वी ऑलवेज मेजर इट एट कॉस्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें उस चीज के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अभी Hello. या आई होप द Okay. network is good now. So as I was saying कि in this chapter they have given us non-current assets के बारे में। We always measure non-current assets first at cost and then उसके बाद हमें उसके ऊपर depreciation चार्ज करते रहना है, ठीक है। वो depreciation हम We लोग always चार्ज count करते, the what? कॉस्ट कॉस्ट बेसिस पे करना है हमको, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें उसके ऊपर depreciation चार्ज करते रहना है ऐसा, ठीक है। अभी वो डिप्रिसिएशन या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या फिर वो चीज रिड्यूसिंग बैलेंस पे हो सकती है। अभी लेकिन वेन एवर यू परचेज एन एसेट यू मेजर इट एट कॉस्ट, लेकिन you always have a thing called as revaluation. So what happens in revaluation is that uh, what happens in revaluation is that तू तेरे एसेट को लेट से 20,000 है, तूने कुछ सालों बाद उसको रिवैल्यूएशन करने के लिए रिवैल्यूअर्स को बुलाया। एज सुन एज तूने रिवैल्यूअर्स को बुलाया ना, उन्होंने बोला कि अरे आपका जो 20,000 का एसेट है वो एक्चुअली 20,000 का नहीं है, वो एक्चुअली उससे ज्यादा में जाना चाहिए। वो जाना चाहिए सिर्फ से 30,000 का। तो अगर वो 30,000 का जाना चाहिए तो मतलब 10,000 का उसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस लगता है, जो हम लोग पीएनएल में नहीं डालते, वो हम लोग अलग डालते हैं। वो पीएनएल के नीचे बैलेंस रहता है, पता है क्या रहता है वो? हम्म। क्या होता है वो? पीएनएल के प्रॉफिट नीचे का एंड, बैलेंस अरे प्रॉफिट एंड लॉस गेन और स्टेटमेंट अर्निंग्स। रहता है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, उसके बाद एक और चीज होती है ना नीचे, वो मैं पूछ रहा हूँ। एनीवेज जाने दे। उधर ये चीज जाती है, ठीक है ना। वो रिवैल्यूएशन सरप्लस वहां पे जाता है, ओके। हम्म। अभी ये पढ़ नॉन करंट एसेट्स के बारे में, Non-current assets के are बारे में पढ़ो। distinguished from current assets because they are long-term in nature, are not हम्म। normally acquired for resale, could be हम्म। tangible or intangible, are हम्म। used to generate income directly or indirectly for a business, are not normally liquid, that is not easily and quickly converted into cash without a significant loss in value. हम्म। नॉन करंट एसेट्स कुड बी टैंजिबल और इंटैंजिबल, आर नॉट नॉर्मली एक्वायर्ड फॉर रीसेल, ठीक है। यानी कि हम ये जो नॉन करंट एसेट्स है, एक तो हम लोग हमारे क्या बोलते हैं वो पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, मतलब हमारे कंपनी के यूज के लिए, सॉरी नॉट पर्सनल, हमारे कंपनी के यूज के लिए ले रहे हैं। अगर ये चीज हमारे डे टू डे सेल एंड ट्रेड में होती, यानी कि अगर हम लोग मशीनरी लेते किसी और से और बेचते किसी और को, मतलब अगर हम लोग दल्लेगिरी का काम करते तो हमारा ये चीज परचेज और सेल में जाता। लेकिन ये हमारे रोज का काम धाम नहीं है, परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स। ये हम हमारे प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू शो इट ऑन द बैलेंस शीट। इट कुड बी टैंजिबल और इंटैंजिबल। यू एग्री विद दिस कि ये टैंजिबल या फिर इंटैंजिबल हो सकता है? हेलो हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी, आई हैड टू लीव बिकॉज ऑफ बैड नेटवर्क। आई वाज सेइंग Right. कि जैसे ये टैंजिबल या फिर इंटैंजिबल हो सकते हैं। उसके बाद आर इशू टू जनरेट इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर बिजनेस, कि मतलब हम लोग उस मशीनरी को लेकर लेट्स से हमारे अलग अलग प्रोडक्शंस कर रहे हैं। जैसे कि उस मशीनरी को अगर अगर हम लोग टॉयज बना रहे हैं तो फिर हम लोग उस टॉयज को बेच रहे हैं। सो दैट कैन बी यूज फॉर अवर बिजनेस, ऐसा मशीनरी। एंड आर नॉट नॉर्मली लिक्विड एसेट्स, ठीक है। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या है? दैट दे कैन बी कन्वर्टेड क्विकली इनटू कैश। Yeah, right. जैसे कि मैंने बोला कि हम उनको फटाफट बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। हम्म। हम लोग उनको क्या कर रहे हैं? नहीं बेच रहे। हाँ, लेकिन हम लोग उनको क्या कर रहे हैं? हम उनको
हमारे प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। Yeah. ठीक है, सेकेंड। अभी एसेट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस, नाउ हाउ आर दीज टू टर्म्स डिफरेंट? ठीक है, अभी एसेट Hmm. एक्सपेंडिचर क्या होता है? एसेट को खरीदने का जो खर्चा होता है ना, वो। Hmm. ठीक है, एसेट को खरीदने का खर्चा। Hmm. लेकिन एक्सपेंसेस क्या होता है? एसेट को, लेट से हम लोग एक बहुत बड़ी मशीनरी थी जिसको हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर तक मतलब लेके आ रहे थे। सो चेन्नई से मुंबई भेजने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो वो आ गया। फिर वो मतलब क्या बोलते हैं वो, इंस्टॉल करने का। हाँ, इंस्टॉल करने का खर्चा आ गया। फिर वो मशीनरी चलाने के लिए तेरे को बेस्ट एक्सपर्ट्स चाहिए। सो फॉर द जो जो तेरे को बेस्ट एक्सपर्ट्स चाहिए, उसके तेरे को एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आ गया। सो दीज आर द थिंग्स विच कम इन एसेट एक्सपेंसेस। पता है, वो भी आ सकते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स वर्क के एक्सपेंसेस आ हम्म। गए। वैसे सारी चीजें एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर, एसेट एक्सपेंडिचर। एसेट एक्सपेंडिचर के अंदर एक आता है अपना नॉर्मल एसेट परचेज का, और एक हम्म। दूसरा भी होता है विच इज कॉल्ड एसेट को मॉडिफाई करने का जो खर्चा होता है ना, कि जैसे अगर एसेट अपडेट आ गया कोई, ऐसा, या अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया, वैसा कुछ। ठीक है, अभी non-current asset registers are, as the name suggests, a record of non-current assets held by an entity. The registers form part of the internal control system of an entity. The non-current asset register details held on such a register may include cost, date of purchase, description of the asset. So what are these things? कि जब तू कोई एसेट परचेज करती है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू रिकॉर्ड कि भाई कहाँ से लिया है, कितने में लिया है, कौन सी डेट पे लिया है। और ये सारी चीजें तेरे को कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है? तेरे कंपनी का एक एसेट रजिस्टर रहेगा। अब ये क्यों मेंटेन करना जरूरी है? ताकि और ऑडिट के टाइम पे पता चले कि यार डिप्रिसिएशन बराबर चार्ज कर रहे हैं कि नहीं, या एसेट को बराबर यूज हो रहा है कि नहीं, ऐसा। ठीक है, आगे, acquisition of non-current asset. Now, what comes under acquisition of non-current assets? A non-current asset register is maintained in order to control non-current assets and keep track of what is owned and where it is kept. A non-current asset register is maintained in order to control non-current assets and keep track of what is owned and where it is kept. यानी कि एक तो यह है कि ये नॉन करंट एसेट्स किस तरीके से चल रहा है, कौन से कंडीशन में है, क्या इस पे ऊपर मतलब बराबर मतलब वो डेप्रिसिएशन लग रहा है कि नहीं, जो भी यहाँ पे दिया गया था। और एक यहाँ पे था लोकेशन ऑफ एसेट, जो मैंने मिस किया, कि बेसिकली ये एसेट अभी फिलहाल में प्रेजेंट कहाँ पे हो, या फिर इन जनरल प्रेजेंट कहाँ पे होना चाहिए, ऐसा। इट इज पीरियोडिकली रिकंसाइल्ड टू द नॉन करंट एसेट accounts maintained in the general ledger. The cost of non-current asset is an amount incurred. The cost of non-current asset is an amount incurred to acquire the asset and bring it to working condition. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट अमाउंट इनकर्ड एक्वायर, ये भी हो गया। तो जैसे कि तूने राइटली बोला था कि ब्रिंग इनटू वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है ना, अभी, नाउ व्हाट इज द आईएएस दैट गवर्न्स नॉन करंट एसेट्स? वो होता है IAS 16, प्रॉपर्टी Okay. प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ और एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सबसे पहले बात तो उसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है। तो जैसे कि हमने बोला था कि एक तो एसेट का परचेज प्राइस, ये तो सबसे बेसिक चीज है कि ये तो आएगी एसेट के एक्सपेंडिचर में। और तो और डिलीवरी कॉस्ट आता है, लीगल कॉस्ट आता है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर विच एनहांसेस द एसेट, मैंने वो बोला ना। अब वो रेगुलर अपडेट्स आते रहना, या फिर एसेट को मॉडिफाई करना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। दीज ऑल एक्सपेंडिचर्स आर इंक्लूडेड इन द इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एन एसेट। Like they will give you essay कि the purchase price of the asset is 20,000, delivery cost is 4,000, legal fees is 1,000.
सो तुम लोग बैलेंस शीट पे कौन सी वैल्यू दिखाओगे? यू विल शो परचेज प्राइस प्लस डिलीवरी क्लॉज प्लस लीगल फीस, ऐसा। अभी एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड्स का मतलब ये नहीं है कि माइनस करना है, एक्सक्लूड्स का मतलब है कि बस इग्नोर करना है। ये सारी चीजें कहाँ पे आएंगी? ये पूरी चीज आएगी पीएनएल डेबिट। ये कहीं पर भी तुम्हारे बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ठीक है ना? these all will go in the P&L, these all will go in the balance sheet. So basically, this bifurcation between asset expenditure and expenses was required in order to find out what is the carrying amount, or what is the value in which we will be booking. क्योंकि जो वैल्यू पे हम लोग एसेट को बुक करेंगे, उसके ऊपर इवेंचुअल यूएस का डेप्थ मतलब लगते जाएगा ना, ऐसा। राइट। अब आगे आते हैं डबल एंट्री, मतलब वो रिकॉर्डिंग पे। नाउ हाउ विल वी रिकॉर्ड दिस? सी, नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कर देंगे कैश को, कैश बैंक पेबल्स। कैश बैंक को क्रेडिट कर देंगे अगर हमने इमीडिएट परचेज किया है तो। इफ यू हैव मेड एन इमीडिएट परचेज, शो इट कैश बैंक क्रेडिट। लेकिन अगर हमने ये नॉन करंट एसेट अभी लिया हुआ है और हम लोग ओवर द इयर्स उस सप्लायर को या उस सेलर को पे करने वाले, यानी कि उधारी पे या फिर क्रेडिट पे लिया हुआ है, तो उसको पेबल्स की तरह बता दो, ऐसा। अभी a separate cost account should be kept for each category of non-current asset. A separate cost account should be kept for each of the category of non-current asset. पता है क्यों? क्यों ऐसा सेपरेट नॉन करंट एसेट मतलब रखना चाहिए? बिकॉज फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। या क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे? बिकॉज यू डोंट नो कि आप किसका डिलीवरी कॉस्ट भर रहे हो, फिर लाइक किसका लीगल फीस भर रहे हो। एक्चुअली इसका एक और सिंपल चीज है कि अलग अलग नॉन करंट एसेट इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि डेप्रिसिएशन रेट अलग अलग होते हैं, यूजफुल लाइफ अलग अलग होती है एसेट्स की, इसीलिए, ठीक है। राइट। फिर आते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर? सो या, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फेमिलियराइज यू विद दिस वर्ड। ये वर्ड बहुत आएगा और एसबीआर तक आएगा, विच इज कैपिटलाइजेशन। द वर्ड कैपिटलाइजेशन इन सिंपल टर्म्स मीन्स कि ये एक एक्सपेंडिचर है और इसको तुम्हें तुम्हारे एसेट के इनिशियल परचेज प्राइस में ऐड करना है। कैपिटलाइजेशन इन द सेंस एसेट की वैल्यू में ऐड करना। सो सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑन नॉन करंट एसेट can only be recorded as part of the cost or capitalized if it enhances the benefit of the asset, that is increases the revenues capable of being generated by the asset, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तब जब वो एसेट रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करता है, उसी टाइम पे हम उस एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करेंगे। An example of subsequent expenditure which meets this criterion and so can be capitalized is an extension to a shop building which provides extra selling space. An example of subsequent expenditure which meets this criteria and so can be capitalized इज द एक्सटेंशन टू अ शॉप बिल्डिंग विच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सेलिंग स्पेस। यानी कि एक पार्किंग लॉट ले लो या एक मॉल का पार्किंग लॉट ले लो या एक शॉप के बाहर जो चेयर्स लगी होती है उनको ले लो। सो दोज एनहांस द वैल्यू ना ऑफ द शॉप, सो दैट हम लोग लाइक वहां पे अगर ज्यादा कस्टमर्स आएंगे बेसिकली, क्योंकि वहां पे पार्किंग फैसिलिटीज वगैरह होंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। सो एज इट हैज एनहांस्ड अवर chances of earning revenue, these all expenses can be capitalized. अभी TYU1 रीड कर एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके। Billy started a business providing limousine taxi services on 1st January 2015. In the year uh, 31st December, Billy incurred the following cost: office premises, blah blah blah. What amount should be capitalized as land and buildings and motor vehicles? Okay. Office premises 250.
Legal fees associated to 260 land and buildings and motor vehicles for So how will you do it? 11116 and number plates for cars 116210 and delivery charge 210 is like 23390 uh 392 A option. A option. Hmm. You feel okay. Layers to label favorite. ये तो इजी था कि ये लैंड एंड बिल्डिंग्स तो इजी था। ओनली क्वेश्चन इज मटेरियल मोटर व्हीकल, वो मैंने पढ़ा नहीं है। बट ओके, आंसर इज ए। कैसे किया कि एक तो इसको ऐड किया रहेगा, इसको ऐड किया रहेगा एंड इसको ऐड किया रहेगा फॉर ए ना। Yep. ये 480 क्यों नहीं आया एक्चुअली, रोड लाइसेंस फी फॉर कार्स। नहीं, मुझे डाउट है कि फिर इसको क्यों नहीं डाला। रोड लाइसेंस फी, ड्राइवर वेज एंड रिसीट्स आर ऑन, ओके दे आर ऑन गोइंग एक्सपेंसेस। रोड लाइसेंस फी दे अज्यूम किया ऑन, कि ये ऑन गोइंग होगा। अब मुझे पता नहीं है कि रोड लाइसेंस इंडिया में ऑन गोइंग होता है कि नहीं, या इन जनरल ऑन गोइंग होता है कि नहीं। बट इन यूके इट सीम्स इट इज ऑन गोइंग, सो दैट्स व्हाई दे हैव सेड कि इसको पीएनएल एक्सपेंस कर दो, rather than कैपिटलाइजिंग इट, ऐसा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Depreciation. IS 16 Property, Plant and Equipment defines depreciation as a systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life। अभी depreciation तो तेरे को पता ही होगा कि in simple terms dep means wear and tear of the asset। It means like it's an invisible value which you have to reduce, assuming कि ये एसेट इतना खराब हुआ होगा या ये एसेट इतना डिमिनिश हुआ होगा अपने यूज में, फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, ऐसा। अभी Correct. डेप्रिसिएशन, फिजिकल वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस थ्रू मतलब वो टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेस, प्लांट एंड मशीनरी, स्पेशलाइज्ड नेचर, मतलब वो है डिप्लीशन, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम क्वेरी क्वारी सॉरी, अचीव रिकॉर्ड। ठीक है, ये दे तो दिस इज बेसिक डेप्रिसिएशन क्या होता है वगैरह वगैरह। इसका थोड़ा सा अगर एमसीक्यूज में आएगा तो ये पढ़ के जाना, बाकी तो कुछ है नहीं। हाँ, अभी ये डेप्रिसिएशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस। अब ये तो पता ही होंगे। अगर 10,000 है तो, और वो हमारे पास अगर एक 10,000 वैल्यू का एसेट है, तो सो फॉर स्ट्रेट लाइन बेसिस वो हमें देंगे कि यार 5 सालों के लिए हम इस एसेट को यूज करेंगे। सो 10,000 डिवाइड बाय 5, 2,000 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन, सिंपल। लेकिन फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस वो हमें ऐसा देंगे कि 10,000 का एसेट है, इसके ऊपर 20% का डेप लग रहा है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। अभी क्या होगा, 10,000 पहले साल में आएगा डेप 20%, 2,000। फिर जो 8,000 बचेगा ना, उसके ऊपर 20% आएगा। एंड दैट्स हाउ इट इज कैलकुलेटेड। सो इन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस एसेट इज यूज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन देन इन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है, अभी आते हैं IS 16 के ऊपर। ये कुछ नहीं, ये बेसिकली ये बेसिक, ये 11 12 का वो डेप्थ क्या होता है वो था। अभी यहां से ये स्टार्ट होता है। IS 16 says the depreciation method applied to an asset should reflect the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed। डेप्रिसिएशन मेथड क्या बोलता है, उसी एसेट पे डेप्रिसिएशन मेथड वो वाली अप्लाई करनी चाहिए विच शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम, कि हम कौन से पैटर्न में इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंज्यूम करें। मतलब अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेट्स से अगले 10 साल तक होने वाले हैं, सो हम लोग WDV के साथ जा सकते हैं, ताकि हमें हर साल डेप्रिसिएशन का थोड़ा 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 करके क्लेम मिलता रहे। या अगर हमें वो एसेट लेट से बहुत जल्दी मतलब वो रिप्लेस करना ही है 5 5 साल में, और हमारे प्रॉफिट ज्यादा मतलब बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ना हम वी विल डू इट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, सो दैट वी कैन क्लेम मोर डेप्रिसिएशन। इफ वी क्लेम मोर डेप्रिसिएशन, इट इज अ टैक्स अलाउेबल क्लेम।
या फिर टैक्स डिडक्शन उसके मतलब मिलता है, मतलब एक तरीके का वो एक्सपेंस है जिसकी वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे और फिर टैक्स भी कम आएगा, ऐसा। फिर आता है सिंगल लाइन मेथड। हाँ, अभी फॉर सिंगल लाइन मेथड, हाँ। सो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, दिस इज ऑल बेसिक 11th एंड 12th का। द ओनली थिंग दैट आई डिड नॉट डू नो व्हेन आई वाज डूइंग एफआर was द फैक्ट कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ना, उसमें कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू करनी होती है ना। व्हाट इज दिस रेसिडुअल वैल्यू? इट इज द स्क्रैप वैल्यू। कि मेरे को अगर वो 10,000 का एसेट बेचने के बाद 1,000 रुपए 10 साल बाद फिर से मिलने वाले हैं या 8 साल बाद फिर से मिलने वाले हैं, सो आई विल डू कॉस्ट ऑफ 10,000 माइनस माई स्क्रैप वैल्यू, यानी कि बेच के मुझे कितना पैसा मिलेगा वो 10 साल बाद। लेट से मुझे 1,000 मिलेगा रेसिडुअल वैल्यू। सो कॉस्ट ऑफ 10,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 1,000 will give me numerator as 9,000. And so what is my useful life? Say it is 100, say it is 10. If it is 10 years, so my depreciation charge will be 900, ऐसा। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। ओके, बेसिक ये है तो। फिर ये रिड्यूसिंग बैलेंस अगेन मैंने ये पहले समझा दिया, रिड्यूसिंग बैलेंस क्या है। एसेट बॉट और Reducing सोल्ड इन द balance में पीरियड। also we have depreciation charge into export percentage into carrying amount कुछ तो। हाँ तो वही है वो मतलब जैसा मैंने बोला, जो तूने 12th स्टैंडर्ड में वो WDV किया रहेगा ना, कि वो कैरिंग वैल्यू नीचे 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 जाता रहता है मल्टीप्लाई या करने के बाद। इट्स द fine. सेम थिंग, इसमें कुछ सिखाने लायक नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। अभी आते हैं एसेट Okay. बॉट सोल्ड इन द पीरियड। इफ अ नॉन करंट एसेट इज बॉट सोल्ड इन द पीरियड, देयर आर टू वेज इन विच depreciation could be accounted for. Provide a full year's depreciation in the year of acquisition and none in the year of disposal. मन ये सबसे फालतू चीज है। जो 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 सेकंड वाला है ना, ये मतलब बेटर है। मंथली और प्रो राटा डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मंथ्स द एसेट हैज बीन ओन्ड। फॉर एग्जांपल, अगर एक एसेट 9,000 का है, हमने उसका कुछ पार्ट अगर बेच दिया 2,000, लेट्स से 9,000 का था, हमने उसका 2,000 का पार्ट बेच दिया, अब बचा कितना? 7,000। तो पहले नाइन हमने पहले 6 महीना 9,000 के ऊपर हमारा हमारा मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और बाकी के जो 7,000 के ऊपर चार्ज करेंगे। लेट्स से वी आर डूइंग इट ऑन WDV बेसिस, सो वी विल डू 9,000 इंटू 6/12 इंटू 10%, एंड देन यहाँ पे 7,000 इंटू 6/12 इंटू 10%, ऐसा हम करते जाएंगे। This is more meaningful rather than provide a full year's depreciation in the year of acquisition and none in the year of disposal। इससे क्या हो जाएगा, एक ही साल में पूरा क्लेम आ जाएगा, जिसकी वजह से टैक्स बेनिफिट उतना मतलब आगे चल के नहीं मिलेगा। बस वही है, और कुछ नहीं इसका। इलेस्ट्रेशन 1, अभी ये रिड्यूसिंग बैलेंस का बस एक उन्होंने एक इलेस्ट्रेशन दिया हुआ है। यू कैन ट्राई दिस इफ यू वांट। A trader purchase one for one or slower. For the first 5 years of the counting year was too bad. 31st July? Okay. इसमें मंथ्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना, फर्स्ट ईयर का। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मई। हेलो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? एवरी लाइक 5 ईयर कैलकुलेट करना था। हाँ, सो पहले लाइक ईयर का कितना है डिप्रिसिएशन?
20% into 1000 is 200. अगले साल का। एक सेकेंड। um, अगले साल का 20%। एक सेकेंड। ये नहीं, एक सेकेंड। 160, बराबर। 128। सो 740 बचता है, 720 इंटू 20% ना, 148 आता है। ओके। नहीं नहीं, एक सेकेंड। हाँ 148 आता है बाबा, चल चल बराबर, बोल आगे। तन्वी स्पीड से नहीं होगा। आई डोंट ये 12 आई स्टैंडर्ड डोंट में किया है यार तन्वी। It's not 148, it's 128। 740 बचता है, इसके ऊपर 20%, 148 होता है ना। एक सेकेंड था, आई विल गेट बैक टू यू। नो नो, वेट वेट वेट, यू आर सेइंग तेरे पास बच कितना रहा है, तेरे पास 740 बच रहा है कि तेरे पास ये 640 बच रहा है, पहले वो बता। 128 सी 200, फिर ये होने के बाद 200 प्लस 640 बच रहा है ना, ओके 160। 128, ठीक है 128, उसके बाद। 360 minus 1000 is 640. So 640 into 20% is 128. And then we have 128. No, so 488 minus 1000, which is equal to 512. So 512 ही होता है ना। हाँ ठीक है, आगे बता। 512 into 20% is equal to 102.4. So हम्म 590. 1000 minus 590, 410, 410 into 20 plus 82। तो ये होता है अगले 5 सालों के लिए डिप्रिसिएशन, ठीक है। Yep। टीवायू, नहीं ये इलस्ट्रेशन था, ओके। तो ये होता है, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। TYU2, Kai has been running a successful nursery school, Little IMPS, since 2011. Kai bought the following assets as the nursery expanded: a new oven for the nursery kitchen at a cost of 2000 purchased on 1st of December 14, a minibus to take the children on trips for 18,000 purchased on 1st of June 14. Kai depreciates the oven at 10% straight line and minibus at 25% reducing balance. A full year's depreciation is charged in the year of purchase and none in the year of disposal. हम पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन अभी चार्ज करें इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अब बता। परचेज कब किया है? परचेज किया है एक ऑन फर्स्ट नवंबर। हम्म 1 December and was shown the okay. Since the year ended is 31st October, we charge 1 November से November 15 to, ठीक है, and then purchase on 2000 into 10% is equal to 200, हम्म and depreciation second year के लिए है 2000 into 10% 200। हाँ ठीक है। फिर क्या है? मिनी बस। हम्म
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। Many equals 1,800 into 25%, हम्म। which is 4,500. हम्म। नई मीटिंग पे आ जा। चलो। तो व्हाट इज द आंसर? Um, Minibus is 2,531 and oven is 200. अच्छा, ओके, सो आंसर इज डी। ओके। हाँ, बराबर, आंसर इज डी। देख 40, ये 25%, 25% टू 25%, 3 सालों के लिए, और पहले साल में पूरा लगाना है। पहले साल में कोई प्रपोर्शनेट नहीं करना है। ठीक है। फिर जो ऐसा करते करते ईयर 16 पे 2531 ही बच जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये TYU 3, इसमें क्या बोला है? Hmm. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू बैंगर्स एंड स्मैश अ कार रिपेयर बिजनेस, कॉस्ट कितना है? 12,000, 8,000। परचेज डेट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का मेथड भी दिया हुआ है, और फिर बोला गया है व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द इयर्स एंडेड 31 December 15 एंड 16। चलो, बताओ कैलकुलेट करके। नवंबर, दिसंबर। Um, हाँ, बताओ। C. सी 2,400 एंड 3,200। ओके, रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे 10%, मतलब एक मिनट, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे। हाँ, तू 15 और 16 दोनों ऐड करके बता रही है ना? फॉर machine 1 you are adding 15 and 16 both, am I right? Uh, मैंने नहीं, एक सेकेंड. I just did 12,000 into 20%. uh okay, okay. See, what they have asked na is for year 15 and 16, बराबर है। समथिंग, तू दोनों ऐड इन द सेंस कि तू दोनों का सही, मतलब दोनों का करके बता रही है कि लाइक इफ यू सी। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, रुक जा रुक जा रुक जा. हाँ। गिव मी अ सेकेंड. या सी, machine 2 तो आया ही 2016 में है, तो उसका 2015 में था, 15 का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। राइट. है ना? या Oh, right. Makes sense. हाँ, राइट, टेक योर टाइम। तो बी का तेरे को मतलब सॉरी, ये मशीन A और B नहीं है, machine 1 और 2 है। तो 1 का तेरे को 2015 के लिए मिला, हाँ. 15 के लिए It's मिला ना? हाँ। August इट्स ना. हम्म So 12, like 20% into like 12,000 into 20% into 5 divided by 12. परफेक्ट, परफेक्ट, कितना आता है? 1,000. वेरी नाइस, वेरी नाइस।
एंड अभी मशीन टू, सो नाउ यू नो की तरह बी या डी में से कोई तो है। अब बी हम्म। या डी में से कौन सा है वो बताना बी। है अभी अपने को। अच्छा बी बी, बिकॉज यू आर पहला श्योर? तो आ गया था। या 8 into 10 इज लाइक -200। नहीं, प्लस इज टू सी सी हंड्रेड सी, ना। इसका देखो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 2400 तो मिल जाएगा, बराबर है। हाँ। टू और दो थाउजेंड सौ फोर तो। हंड्रेड और 200 है क्या? अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12, हाँ बराबर बराबर। हम्म। 200 राइट। हाँ। सो आता है 2600, सो आंसर इज बी। सी हियर इट इज, हियर इज द कैलकुलेशन। ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन कुछ ज्यादा है नहीं। अभी ये accounting for depreciation, whichever method is used to calculate depreciation, the accounting remains the same। वो लोग हमको एक चीज देंगे कॉल्ड एज accumulated depreciation। ठीक है। अब ये जो accumulated मतलब वो होगा depreciation that we will minus from the asset value। दिस इज जस्ट द डेप्रीसिएशन बेसिकली करंट ईयर। नाम थोड़ा सा अलग है, बट दिस इज द डेप्रीसिएशन जो हम लोग एसेट में से माइनस करेंगे और पीएनएल में डेबिट करेंगे। बेसिक जर्नल एंट्री, कुछ और ज्यादा इसमें है नहीं। दिस इज ऑल द सेम, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स यू नो ऑलरेडी अबाउट डेप्रीसिएशन, rather than मी एक्सप्लेनिंग इट इज मच बेटर कि हम समझ से ही प्रैक्टिस करें। अभी ये रहा। सैम runs a large toy shop in Windsor. During the year end 31st of August 15, Sam purchased the following non-current asset। उसने क्या परचेज किया? एक न्यू कैश न्यू। रजिस्टर 5,000 का, विच वॉज परचेज ऑन 1 December। मतलब पहले बात तो अपन ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं। दिसंबर पूरा, जैन पूरा, फेब पूरा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त, मतलब 9 महीने पूरे हो गए। सो हमें 5,000 × 9/12 तो करना ही है। अब बस हमें परसेंटेज निकालना है विच इज 10%। तो हमें कैश रजिस्टर का डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। एंड इन सेम वे यू ऑल्सो डू इट फॉर न्यू डिलीवरी वैन एंड सी तेरे को कितना मिलता है। 5/12 क्या? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ बराबर। 5/12। रिड्यूसिंग बैलेंस है। हाँ रिड्यूसिंग बैलेंस है, लेकिन तुमने परचेज तो 2015 में ही किया है। तो इसलिए तुमको मतलब इंटू डायरेक्टली 15% ही करना है ना? करो फिर। 375 पहले का। ओके, फर्स्ट वाले का 375 क्या? हम्म। ठीक है, आगे। 75। 375 एंड 1375। 1375, ओके। लेट्स चेक। नहीं वन सही तो सेवन ठीक है फाइव ये। जीरो थ्री टोटल। सेवन ये देखो परफेक्ट है। ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। नाउ ऑल दे हैव टोल्ड यू इसकी हमको ये चीज, हाँ सॉरी यहाँ पे, तो हमको ये चीज लेजर फॉर्मेट में डाल के दे दो। अब ये तो इजी है। हमको हमारे ऑलरेडी जो है जर्नल एंट्री तो पता ही है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन का। सो अभी हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट में सबसे पहले एक मिनट, हाँ कहाँ गया वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हाँ ये रहा। अभी वो ही विल फर्स्ट पुट क्रेडिट इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे 375 एंड 1375 यहाँ पे डाल देंगे, तो उसका पीएनएल हमको मिल जाएगा 1750। ठीक है। ये हमारा जाएगा कहाँ पे? पीएनएल में, एज अ एक्सप्लेन एज अ एक्सपेंस। नाउ बिकॉज वो डेबिट बैलेंस आया है, ठीक है, पीएनएल में, इसका मतलब है कि जो पीएनएल में डेबिट बैलेंस आया है यहाँ पे, देखो ये वाली जर्नल एंट्री, मतलब वो वही चीज क्रेडिट में आई होगी।
अब बिकॉज वही चीज क्रेडिट में आई होगी, सो सी दे हैव डन लाइक दिस। उन्होंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन ऐसे दो अलग अलग बनाए हैं, और उनको डेबिट साइड में डाल दिया है ताकि उनका बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में आ जाए। एम आई राइट? हम्म। एंड दैट्स हाउ दे हैव डन ऑल द सम्स अहेड एज वेल। ठीक है ना, मतलब इस तरीके से इतने उन्होंने अपने। सारे लेजर बताने पड़ेंगे। अब वो तो, अब वो जो चीज पूछेंगे वो बतानी पड़ेगी, ऐसा है। वो क्या पूछेंगे वो तो नहीं पता ना, ऐसा। ठीक है। श्योर। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा TYU 4। नाउ दिस इज अगेन, दिस विल अगेन बी अ बेसिक डेप्रिसिएशन सम। द ओनली ट्रिक पार्ट हियर विल बी कि हमको क्या करना है, वी हैव टू शो इट इन द लेजर फॉर्मेट, दैट्स इट। दैट्स द ओनली ट्रिकियर पार्ट। तुम चाहिए तो इसका जर्नल एंट्री मुझे बता दो, फिर लेजर यू कैन डू इट ऑन योर ओन, ठीक है? हम्म। बता दे। Yeah. A property with 20 what? Aate 23 year useful life, residual value. Depreciation expense to accumulated depreciation. That's the entry, right? Uh, हम्म। Can you allow me? हाँ हाँ, बोल ना। I just said like the depreciation debit uh to accumulated the depreciation. हाँ, बट Yeah. अमाउंट्स That, अमाउंट्स okay. जर्नल एंट्री में सिर्फ ये थोड़ी आता है, अमाउंट्स भी तो आते हैं। Yeah, right. Sorry. At 2 lakh and 2 lakh. जरा ध्यान से पढ़, वहां पे क्या लिखा है? प्रॉपर्टी। Hmm. तुझे लगता है प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन आता है? Property पे नहीं। नहीं, वाई? बिकॉज इट इज लैंड, इज एज गुड एज अ लैंड, है ना? सो आई डोंट थिंक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आना तो चाहिए। एक बार चेक करते हैं उन्होंने चार्ज किया है क्या। ओ, दे एक्चुअली चार्ज इट डेप्री प्रॉपर्टी के ऊपर। सो आई थिंक दे हैव नॉट, दे शुड नॉट यूज द वर्ड प्रॉपर्टी, दे शुड यूज द वर्ड बिल्डिंग। बिल्डिंग होता तो आई थिंक वुड हैव मेड सेंस, क्योंकि थी, आई टेल यू व्हाई। प्रॉपर्टी मतलब इट इज लाइक, क्या बोलते हैं वो जगह है ना। इट्स लाइक यू आर हैविंग अ प्रॉपर्टी इन, मतलब मुंबई, इन अ एरिया, लेट्स से बैंड्रा। नाउ इवन इफ दैट्स द एरिया ऑफ बैंड्रा, और इवन इफ इट्स विरार, या जो भी जहां पर भी, बाय द टाइम तूने ये पढ़ा, तूने ये बहुत ज्यादा सुना रहेगा ना कि अरे हमारे टाइम पे प्रॉपर्टी के रेट्स थोड़े कम थे, या अभी के टाइम पे मतलब प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ते रहते हैं, ऐसा सब तूने मतलब सुना रहेगा ना। सो बिकॉज प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते रहते हैं, उसके ऊपर Hmm. डेप्रिसिएशन चार्ज करना प्रैक्टिकल नहीं है। बिकॉज मतलब उसके ऊपर रेट्स तो बढ़ते ही रहने वाले, सो माइनस करके क्या, ऐसा। ठीक है ना? सो Yeah. एसेट दैट कीप्स ऑन appreciating on a regular basis cannot be depreciated, cannot be मतलब depreciated। अभी वैसे ही लैंड इज नॉट डेप्रिशिएबल। लैंड इज द नॉन डेप्रिशिएबल आइटम, ये तूने पढ़ा रहेगा 12th में। हाउएवर दे हैव Yeah. यूज्ड द टर्म प्रॉपर्टी। आगे चल के मुझे नहीं लगता एफआर या एसबीआई में कभी भी प्रॉपर्टी ये वर्ड आया है। बिल्डिंग ही यूजुअली यूज होता है, बट ठीक है, उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ 25%, सो वी नो व्हाट वी हैव टू डू, है ना? तो वो कर दे। The fountain is to be depreciated at 25% per annum. I think the
Reduce and balance method. A full year of depreciation is charged in the year of acquisition and none in the year of disposal. So they should ledger account entries for these assets for the years ending 31st October 15, 16, 17. So basically 4,000 into 25%, 0 minus करके उसके ऊपर वापस 25% माइनस उसके ऊपर परफेक्ट परफेक्ट 25%. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये देखो वैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। Yeah. और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है, तो इसीलिए 2 लाख डिवाइड बाई 25%, सॉरी 25 years, एंड यू विल डायरेक्टली गेट द सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, ठीक है ना? तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। तो तू जो मेरे को बोल रही थी ना, आर यू हियरिंग मी, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसमें हम तुझे ये सारे अमाउंट्स बस डालने हैं, एंड डालने के बाद तेरे को वही सेम चीज लेजर फॉर्मेट में पोस्ट करनी है, ठीक है? अब आगे, चेंजिंग एस्टिमेट्स। नाउ चेंज एस्टिमेट्स हो सकते हैं, द आंसर इज यस। कई बार क्या हो जाता है, हम लोग एसेट को परचेज कर लेते हैं ये सोच के कि अरे ये एसेट तो 5 साल तक चलेगा, बट हमने उस एसेट को इतने अच्छे तरीके से, इतने मतलब ब्यूटीफुल तरीके से मेंटेन रखा कि हमने उसके मतलब वो होता है ना कि हमने उस टीवी में से मतलब वो प्लास्टिक की थैली हटाई नहीं, मतलब वैसा वाला कि वी मेंटेन्ड इट सो वेल दैट इट्स यूजफुल लाइफ केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। अभी जैसे एसी होता है, उस पे उसके ऊपर वारंटी तो 2 साल की होती है, लेकिन वो चलते रहता है ना, जैसे 4-5 साल तक वो तो चलते रहता है ऐसा। सो ये वाला पढ़ ले पार्ट चेंजिंग एस्टिमेट्स का, एंड देन लेट्स सॉल्व दिस सम इलस्ट्रेशन 3। तन्वी। Businesses should apply the same rates and methods of depreciation consistently throughout the life of their business. However, if a business believes that its estimate of useful life and or residual value are inappropriate, it it is permitted to change them with no further recourse. In order to do this, you simply work out the new depreciation charge of the asset based on the device estimate of useful life or residual value. हम्म See, in order to do this, simply work out the new depreciation charge of the asset based on the revised estimate useful life और residual value। अभी जैसे तू एक एसेट को डेप्रिशिएट करते गई, लेट्स से एसेट का वैल्यू था 20,000 Hmm. का, ठीक है, विद यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years। तो तुझे हर साल डेप तू चार्ज करती गई 5,000 5,000 5,000। अब लास्ट में 15,000 माइनस करने के बाद लास्ट में तेरे पास बचा ही एसेट 5,000 का था। बट तुझे लगा ओ यू नो व्हाट, ये एसेट में और 4 साल तक या और 2 साल तक चल, नॉट जस्ट 1 year, आई कैन यूज दिस एसेट फॉर मोर 2 years। सो व्हाट विल हैपन, the depreciation charge will change, which will be 2,500 in the next year after change in estimation, and immediately afterwards 2,500, मतलब ऐसा। you just change the estimate of the number of years ना। कई बार क्या हो जाता है, रिवैल्यूएशन के टाइम पे वैल्यू भी चेंज हो जाती है, तो वो वैल्यू चेंजिंग शायद वो अगले मतलब वो चैप्टर में आएगा, लेकिन तब तक के लिए इतना याद रख कि नंबर ऑफ इयर्स बढ़ जाने के बाद हमें हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज अगले साल में चेंज हो जाएगा, ठीक है? Hmm. नाउ डू दिस इलस्ट्रेशन 3, जोर से पढ़। Alfie purchased a non-current asset for 1 lakh on 1st January 2012 and started depreciating it over 5 years. The still value was taken as 10,000. At 1st January 2013, a review of life was undertaken and the remaining useful life of the asset was estimated at 8 years. The residual value was estimated to be nil. एक मिनट, पहले हम लोग ये एक पैराग्राफ छोटा सा कर लेते हैं। अभी 1 लाख का वैल्यू था 31st ऑफ जनवरी Hmm. 12 को,
सो 1 लाख, हम लोग क्या करते थे, 1 लाख माइनस 10,000 हम्म। विच इज 90,000, या फिर हम, वो वाला फॉर्मूला था ना, रेसिडुअल वैल्यू माइनस करके, हम्म। ऐसा 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स, सो इट वाज 90,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स, तो कितना आता है डिप्रिसिएशन चार्ज, 18,000। हम्म। अभी फिर आगे की स्टोरी बता क्या हुआ। At January 2013, a review of asset life was undertaken, and the remaining useful life of the asset was estimated at 8 years. बराबर। अभी तेरा 1 साल तो बीत गया ना, Hmm. और आगे भी है, 8 ईयर्स के आगे भी है। Residual value was estimated to be nil. नील। अगर तेरी रेसिडुअल वैल्यू नील हो गई, सो यू आर, सो पहले तो 90,000 पे डेप्थ चार्ज करी थी, बट नाउ यू आर बैक टू 1 लाख। यू आर बैक Hmm. टू 1 लाख, बट यू आर 1 ईयर आफ्टरवर्ड्स, एंड बिकॉज यू आर 1 ईयर आफ्टरवर्ड्स, व्हाट विल हैपन, तेरा माइनस The, होगा 18,000, which will give you 82,000, and now what is your estimated useful life। 82,000? No, sorry, 8 years. हाँ, 8,000 डिवाइड बाय 8 ईयर्स विच विल बी वॉट एवर वॉट एवर, है ना। Hmm. ये देखो उन्होंने फिर निकाल लिया जो भी उनका था वो। फिर ये अभी लास्ट क्वेश्चन है TYU 5, ये अभी कर सॉल्व तू पढ़ के। Hmm. Jan bought a wood burning oven for $30,000 on 1st January 2010 to use in a new restaurant. At that time, Jan believed that the oven's useful life would be 20 years, after which it would have no value. On 1st January 2013, Jan revised the estimations previously made. The estimated life of the oven of the business was reassessed to a further 12 years, after which it would be sold for 1,500. Oh, wow. So, like, basically 20 years, like 32 years. Hello? हाँ, यस, व्हाट इज द अमाउंट। No, I said like 32 years, right? After which it would be sold for $1,500. What is the depreciation charge for the year ended 31st December 2013? Okay. So नॉट 32 ईयर्स, यू, तो तेरा मतलब वो 10 साल पूरा हो, no, मतलब I तू। don't have to do anything about like the 32 years right now. See, pehle it was 20 years, but then now it is further assessed, like अरे यार reassessed वो to सब छोड़ना, तू for, मेरे को डेप्रिसिएशन का चार्ज बता ना, मतलब डायरेक्टली। okay, 30 divided by 20 years is 1,500. So 30,000 minus 25,500. But then the residual value कितना है? Residual value is 1,500, right? जब तू फर्स्ट हाफ के लिए कर रही है, मैं क्या बोलता हूँ, तू पहले फर्स्ट ऑफ जनवरी 13 तक आ जाना। फर्स्ट ऑफ जनवरी So 13 तक का क्या सीन है, देर इज नो 25,500. वैल्यू। कितना है, 25,500, ओके ओके। 30,000 डिवाइड बाई 20 ईयर्स, 1,500, ओके ठीक है। Because that was in 1st ठीक है, January 2010. ठीक है, वेरी गुड, सो आंसर इज 25,500।
अभी तू 2013 में अगर बैठी है, तेरे को एक तेरा रेसिडुअल वैल्यू मिल गया, अब तू आगे इस चीज को कैसे बढ़ाएगी? रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 1,500। हाँ, आगे क्या होगा अभी? तो 25,500 माइनस 1,500 ना। वेरी गुड। पूछ मत, करती जा। यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बता अभी आगे क्या होगा। डिवाइड बाय 12। ओके, यू आर सेइंग Yan revised the estimation previously made. The estimated life of the oven to the business was reassessed to further 12 years after it. Okay, ठीक है। Right, right. I think yeah, I think you are going in the right direction here. तो कितना होना चाहिए फिर डिप्रिसिएशन दो चार्ज? हजार ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर इज 2000, ठीक है ना? आंसर इज 2000 बराबर। ध्यान रखना, सिंपल सम्स है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, नो, क्योंकि फिर। बट टेल मी ये एक बात। सी, हाँ। दे सेड कि यूजफुल लाइफ वुड बी 20 years after which it would have no value, ठीक है। But then हम्म। इधर they said कि the business was raised to a further 12 years. When someone says further 12 years, so अर्थ तो वही हुआ ना कि 20 के ऊपर और 12 साल। आई एग्री विथ यू, बट इस चीज को अगर तू ऐसे पढ़ेगी कि अयान रिवाइज द एस्टिमेशन प्रीवियसली मेड द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द ओवन टू द बिजनेस वाज रीअसेस टू अ फर्दर 12 इयर्स, कि मतलब यहां तक आ गए थे, इसके बाद अभी और मतलब 12 साल, या इसके अगले फ्यूचर के 12 साल। तो इस चीज को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, इज ऑल आई एम सेइंग। ठीक है, आई एग्री विथ यू व्हाट यू आर सेइंग, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। तो तू एक काम कर सकती है ना, कि तू हम्म। 20 - 3, तेरे जो प्रीवियस 3 इयर्स बीत गए, हम्म। और ये 20, सो हम्म। इट विल बी 17, 17 + 12 29। तो ठीक है, तो तेरे पास 29 ईयर्स है। अभी तू 24,000 को डिवाइड बाय 29 कर ले, तेरे को आंसर क्लोज भी नहीं मिलेगा डिप्रिसिएशन चार्ज ये। ऐसा मैं बता रहा हूँ। बट आई गेट योर ओके। पॉइंट कि अगर ये चीज ब्लॉक में आती, या ये चीज को सिर्फ फिल करना था, तो ये मुश्किल जाता। आई एग्री, बट आई थिंक इट इज बट अंडरस्टूड कि अभी जो चीज की करंट वैल्यू 17 साल है, उसको सीधा 32 ईयर्स नहीं बोल सकते ना। ऐसा थोड़ा ट्रू। 12 साल फिर भी बोल सकते हैं। इट इज नॉट रियल राइट। रिलायबल या ऐसा। ठीक है ना? चल।